Yes, we are live now. Hello friends, this is Raman and welcome to Team Excellent. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी वीडियोज अपलोड किए गए उसमें हमने जीआई कौन कौन से मॉलिक्यूल शो कर सकते हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल प्रैक्टिस के रूप में हमने देखा। अब उन पूरे क्वेश्चंस के दरमियान जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाए, जो हमारे थ्योरी का हिस्सा होना चाहिए, उसे हम इस बोर्ड पे नोट डाउन कर रखे हैं, है ना। आप वीडियो पॉज करें और इस बोर्ड को स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पे आप कॉपी कर ले, लिख ले। अब मैं इसको समझा देता हूं। हमने देखा कि 6 मेंबर के रिंग में सर 6 मेंबर के रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो नहीं किया जाता। उसके पीछे का लॉजिक ये था कि सर 6 मेंबर के रिंग में ये सिस तो दिख रहा है, ये सिस आइसोमर तो दिख रहा है, लेकिन जब इसके ट्रांस आइसोमर्स बनने के होंगे तो इस मॉलिक्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा और उतनी एंगल स्ट्रेन को यह मॉलिक्यूल बेयर नहीं कर पाएगा, सह नहीं पाएगा। यह मॉलिक्यूल टूट जाएगा, अपनी एग्जिस्टेंस लॉस कर देगा। मतलब कि इस मॉलिक्यूल का सिस तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब कि इस मॉलिक्यूल जीआई शो, यह मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं किया जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने का सफिशिएंट कंडीशन यही है, पर्याप्त शर्त यही है कि बेटा उनका सिस उस मॉलिक्यूल के उसी स्ट्रक्चर फार्मूला, उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से सिस भी एग्जिस्ट करे और ट्रांस भी एग्जिस्ट करे। लेकिन इसका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यह जीआई शो करते हुए नहीं कहा जाएगा, बराबर। हाँ, 7 मेंबर तक ये कब तक होता है बेटा? और हमने ये भी पढ़ा था कि 8 मेंबर के रिंग में जीआई शो हो जाता है। 8 मेंबर के रिंग में जीआई शो मतलब कि ये सिस तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसकी ट्रांस भी एग्जिस्ट करने लग जाती है। मैंने आपको फिगर से दिखाया था कि इसके ट्रांस साइक्लोएल्कीन में अब बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन नहीं रहा। एंगल स्ट्रेन ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है, लेकिन हाँ एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। इतना कम जरूर हो जाता है कि यह मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस को बना के रख सके, ठीक है। तो ये सबसे पहला ट्रांस साइक्लोएल्कीन है जो एग्जिस्ट करता है, ट्रांस साइक्लोओक्टेन। ट्रांस साइक्लोहेप्टेन एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रांस साइक्लोहेक्सीन एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे पहला एल्कीन जो है साइक्लोएल्कीन, जिसमें ट्रांस और सिस दोनों एग्जिस्ट होते हैं नेचर में, वह है हमारा 8 मेंबर का रिंग। मतलब कि 7 या उससे छोटे मेंबर के रिंग में ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं होता। इसी बात को यहाँ पे लिखी गई है, इन 7 मेंबर्ड साइकिल या अप टू 7 मेंबर्ड साइकिल। 7 मेंबर की साइकिल में या 7 मेंबर तक के साइकिल में ट्रांसफॉर्म ऑफ साइक्लोएल्कीन, सॉरी यहाँ पे बेटा ई लिखेंगे आप, एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, ट्रांसफॉर्म ऑफ साइक्लोएल्कीन डजंट एग्जिस्ट। ट्रांसफॉर्म साइक्लोएल्कीन का ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता 7 मेंबर या उससे छोटे रिंग में। बिल्कुल इस बात को आप माइंड में फिक्स करें, 7 मेंबर या उससे छोटे रिंग में ट्रांसफॉर्म साइकिल का डबल बॉन्ड के अबाउट एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये जो 7 मेंबर या 6 मेंबर के रिंग जो हैं वह ट्रांसफॉर्म शो नहीं करेंगे, नहीं। ये कहां नहीं शो करेगा बेटा? अबाउट डबल बॉन्ड। बिल्कुल आप लिखेंगे अबाउट डबल बॉन्ड। ये दोनों और लिख करके भी सेंटेंस है, ये किसके लिए है? डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, रिंग के अबाउट मैंने तो दिखाया ना कि सिस भी एग्जिस्ट कर सकता है और ट्रांस भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी को दूसरे सेंस में बोला जा सकता है फर्स्ट स्टेबल ट्रांस साइक्लोएल्कीन पॉसिबल इज ट्रांस साइक्लोओक्टेन। पहला स्टेबल जो अपनी एग्जिस्टेंस को बना के रख सकता है साइक्लोएल्कीन, जिसका ट्रांसफॉर्म मिलता है नेचर में, वह है 8 मेंबर का साइक्लोओक्टेन। क्या मैं बोला? फिर से एक बार, पहला साइक्लोएल्कीन जिसका ट्रांसफॉर्म स्टेबल है वह है साइक्लोओक्टेन। मतलब कि साइक्लोओक्टेन से ट्रांस मिलना शुरू हो जाता है, उसके नीचे ट्रांस
पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सिस होता है, और जब सिर्फ सिस ही मिले तो सिस कहने का कोई मतलब नहीं बनता, वह जीआई ही शो नहीं करता। किसके अबाउट? डबल बॉन्ड के अबाउट, डबल बॉन्ड के। ये कंपाउंड ट्रांस एग्जिस्ट नहीं किया, किसके अबाउट बेटा? इस डबल बॉन्ड के अबाउट। ये मॉलिक्यूल ट्रांस एग्जिस्ट किया, किसके अबाउट बेटा? डबल बॉन्ड के अबाउट। ये मॉलिक्यूल ट्रांस एग्जिस्ट कर सकता है, किसके अबाउट? डबल बॉन्ड के अबाउट, सॉरी रिंग के अबाउट, रिंग के अबाउट। इस पॉइंट और इस पॉइंट में अगर ऐसे मॉलिक्यूल दिया गया हो तो रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड है, ये सर पहला कंडीशन पास कर रहा है। दूसरा कंडीशन, जहां से रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसके इंडिविजुअल वैलेंसीज पे लगे हुए ग्रुप सॉरी डिफरेंट होने चाहिए, CH3H डिफरेंट है, CH3H डिफरेंट है, यस। सेकेंड कंडीशन भी पास कर रहे हैं हमारा। और तीसरा कंडीशन, शुड बी इन सेम प्लेन, तो रिंग के अबाउट एक रिंग के टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसी सेम प्लेन में ही होते हैं, तो ये तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे पास हो जा रहा है। तो ये कंपाउंड ट्रांस एग्जिस्ट करेगा, सिस भी एग्जिस्ट करेगा, ट्रांस भी एग्जिस्ट करेगा, किसके अबाउट? रिंग के अबाउट, ना कि डबल बॉन्ड के अबाउट। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अब कहा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू ए साइक्लोएल्कीन। किसी भी साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन बोले तो रिंग होना चाहिए और कहीं पे में डबल बॉन्ड हो, साइकिल हो और उसमें एल्कीन हो, डबल बॉन्ड हो, उसको साइक्लोएल्कीन बोलते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की सबसे कम संख्या जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है फॉर अ साइक्लोएल्कीन टू शो जीआई अबाउट डबल बॉन्ड इज 8। वही बातें है, बस ग्रामर का चेंज है, ग्रामर का चेंज किया गया कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी चाहिए किसी साइक्लोएल्केन के लिए कि वह जीआई शो कर दे डबल बॉन्ड के अबाउट। तो सर 8 ये वाली, ये जीआई शो करेगा, मतलब सिस और ट्रांस दोनों एग्जिस्ट करेगा। अगर कार्बन की संख्या रिंग में साइक्लोएल्कीन है और उसमें कार्बन की संख्या 8 से कम है तो वह कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। अगर कार्बन की संख्या 8 से ज्यादा है बेटा, 8 से ज्यादा है तो वह जीआई शो करेगा। 8 से ज्यादा, मैं और एक्स्ट्रा आपको बतला रहा हूं, अगर कार्बन की संख्या 8 से ज्यादा है तो वह जीआई शो कर सकने वाला होगा तो करेगा, ऐसा नहीं कि करेगा ही। और भी कंडीशन होनी चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, उसके बाद सेम प्लेन में टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसी सेम प्लेन में होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन कोई ग्रुप पास कर जाए और कार्बन की संख्या उस रिंग में 8 से ज्यादा हो तो डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई शो किया जा सकता है, करता है। लेकिन सर मतलब कि जीआई शो करेगा, मतलब कि इसका सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। सिस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ट्रांस पहली दफा एग्जिस्ट करेगा मेरे भाई, ट्रांस पहली दफा एग्जिस्ट करेगा। जनरली मैं आगे आपको बताऊंगा स्टेबिलिटी जो होता है, जनरली मैं ऑलवेज नहीं बोल रहा, जनरली बोल रहा कि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस से। जनरली, इट्स नॉट ऑलवेज, लेकिन जनरली ट्रांस ज्यादा स्टेबल होते हैं सिस से। ठीक है सर, तो यहाँ पे 8 मेंबर में तो सिस और ट्रांस दोनों एग्जिस्ट किया, तो सिस ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सिस से। नहीं यार, क्या ये जन्म लेते लेते ये विराट कोहली थोड़ी हो जाएगा, जन्म लेते ही माइकल जॉर्डन थोड़ी हो जाएगा। ये बेटा अभी तुरंत जन्म लिया है, जबकि ये रिलैक्स रूप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये तुरंत जन्म लिया है, तो बेशक अभी इसकी स्टेबिलिटी सिस से कम ही होगी। मतलब कि ये जो हम इस साइक्लोओक्टेन का सिस फॉर्म है और साइक्लोओक्टेन का ही ट्रांस फॉर्म होगा, उसमें सिस अभी ज्यादा स्टेबल है ट्रांस से। लेकिन हाँ, जैसे जैसे रिंग की संख्या, रिंग की साइज बढ़ती जाएगी, ट्रांस की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ती जाएगी ट्रांस की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब ट्रांस ज्यादा स्टेबल होने लगेगा सिस से। समझ रहे हो? तो सर ठीक है, कार्बन की संख्या 8 से ज्यादा होगी, वहां पे जीआई शो होने की प्रबल संभावना होगी रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट। अगर कंडीशन सारे अप्लाई हो रहे हो, सारे सेटिस्फाइड हो रहे हो, तो वहां पे जीआई शो हो जाएगा डबल बॉन्ड के अबाउट। लेकिन पहला ट्रांस 8 मेंबर में मिल रहा है और वह ट्रांस सिस से कम स्टेबल होगा, और यह संख्या कब तक चलती है? ट्रांस कब तक सिस से स्टेबल कम होता है बेटा? 11 मेंबर के रिंग तक। 11 मेंबर के रिंग तक जीआई में बी सून जी, अगर कंडीशन तीनों के तीनों कंडीशन फुलफिल्ड हो रहे हो तो वह कंपाउंड जीआई शो करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी सिस की ज्यादा होगी ट्रांस से। लेकिन अगर 11 से बड़ी संख्या हो गई रिंग में, 12 हो गई, उस केस में अगर जीआई शो कर सकता होगा, मतलब कि तीनों कंडीशन उसके सेटिस्फाइड हो रहे होंगे, तीनों कंडीशन उसके अप्लाई हो रहे होंगे, तो वह मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। और अगर उसके रिंग में कार्बन की संख्या 12 से ज्यादा है
तो स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा हो जाएगी सिस से। तो ये पूरी कहानी है। और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं। हमने अभी एक देखा था बेटा, कहीं कहीं बोल रहा कि ये मॉलिक्यूल हिंड्रेंस करेगा, ये मॉलिक्यूल हिंड्रेंस नहीं करेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से मॉलिक्यूल जनरली स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और कौन मॉलिक्यूल नहीं करते। जनरल आइडियाज तो यही है, जिस ग्रुप्स के साइज छोटे होंगे वह हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे और जिस ग्रुप्स के साइज बड़े होंगे वो स्टेरिक हिंड्रेंस अपना परफॉर्म दिखाएंगे, करेंगे। तो कौन कौन से ग्रुप की साइज बड़ी मानी जाती है केमिस्ट्री में, कौन कौन से ग्रुप की साइज छोटी मानी जाती है केमिस्ट्री में, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे हम। यस, तो हमें ग्रुप के साइज के बारे में डिस्कशन करना था कि कौन से ग्रुप्स लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करते हैं और कौन से ग्रुप लिटिल हिंड्रेंस को क्रिएट करते हैं। हिंड्रेंस बेटा, हिंड्रेंस तो रहेगा ही। मान लो कि ये बेंजीन है, आप जानते हैं ना ये मॉलिक्यूल बेंजीन है, और यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर सॉरी कुछ भी हो इवन कि H हाइड्रोजन जैसा छोटा एटम भी हो, तो उसके कारण इस ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ही। लेकिन यह ग्रुप चूंकि इतनी छोटा है कि उसके कारण यह बहुत कम डिस्टरबेंस होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर डिस्टरबेंस है इसके कारण इस G को, लेकिन चूंकि H की साइज काफी छोटी है तो यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जो डिस्टरबेंस होगा, हिंड्रेंस को जस्ट आप सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड में डिस्टरबेंस बोल सकते हैं। तो ये जो डिस्टरबेंस होगा वह काफी कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। लेकिन अगर इसी जगह पे कोई ऐसा ग्रुप, बड़ी ग्रुप लग जाए तो बेटा इसकी साइज बड़ी हो गई। अब इसके कारण यहां पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वह बड़ा होगा। यस, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा मतलब कि लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करता है बड़ा ग्रुप, और जो छोटे ग्रुप्स होते हैं उन्हें वो स्मॉल स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करते हैं। तो आप ये बताइए कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करेंगे और कौन से ग्रुप स्मॉल स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करेंगे, लिटिल स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करेंगे। तो जिनकी साइज बड़ी ज्यादा होगी वह लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करेंगे और जिनकी साइज छोटी होगी जनरली वह लिटिल हिंड्रेंस को क्रिएट करेंगे। सर बड़ा ग्रुप्स किनको माना गया? COH जो वहां पे था, COR कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर सल्फोनिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप को बड़ा ग्रुप माना गया, NR2 एमीन को बड़ा ग्रुप माना गया, ब्रोमीन ये एक सिंगल एटम है, लेकिन ये चूंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप हैलोजन, जब भी मैं बोलूं हैलोजन तो आप क्या समझना बेटा, हैलोजन का मतलब होता है, रिप्रेजेंट करते हैं X से, और ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड और ये हमारा फिफ्थ पीरियड। ठीक है बेटा। अब सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड तक के एलिमेंट चल जाते हैं, कंसिडर कर लिए जाते हैं कि ये लिटिल हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन ये फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड वाले, चूंकि फोर्थ पीरियड का क्या मतलब हुआ, इसमें 4 सेल आ चुके होते हैं, इनकी साइज बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। अब ये जो अकेले ही एटम है, लेकिन ये क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस लार्ज क्रिएट करेंगे। तो ब्रोमीन और आयोडीन, और आर बोले तो बेटा CH3। अब चूंकि CH3 तो पूरे ये अपना sp3 और लेकर के आएगा, sp3 स्ट्रक्चर लेकर के आएगा, तो ये फैल जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे G है और यह हमारा CH3 है, तो ये टेट्राहेड्रली यहाँ पे अरेंज होगा ना, तो ये इतना दूर में फैल गया, तो इस कारण से ये G काफी ज्यादा स्टेरिकली हिंड्रेंस फील करेगा। ठीक है। कौन कौन से ग्रुप छोटा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं? तो H, ओके, ऑब्वियस H छोटा हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, लिटिल हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। उसी H का ही 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स, H प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। OH लिटिल हिंड्रेंस क्रिएट करता है। सर Br अकेले, हाँ, वो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड, तो ये अभी भी मिलकर के छोटा हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। कैसे, जरा देखा जाए। एक तो बेटा यहाँ पे ग्रुप कोई लगा रहेगा
और O और H ऐसे अपने आप को ओरिएंट करेंगे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है, लोन पेयर की कोई साइज नहीं होती, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया होगा आपको कि लोन पेयर की कोई साइज नहीं होती। अब यहाँ बेटा सेकंड पीरियड, और ये H जो है वह अपने स्ट्रक्चरली अरेंज होने के लिए इस ग्रुप से बहुत दूर जा चुका हो, ऐसे नहीं जाके ऐसे जाएगा, है ना। ये टेट्राहाइड्रली अरेंज हो गया और टेट्राहाइड्रली का लोन पेयर इस G के पास जाएगा और लोन पेयर की कोई साइज नहीं होती, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम फील होगा, लिटिल हिंड्रेंस क्रिएट किए जाएंगे। OR सर R अकेले था तो ग्रेट लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस में था, अब OR लग गया तो लिटिल, यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। अगर अकेले R था, खुद ध्यान से सुनेंगे, R अकेले था तो यह स्ट्रॉन्ग हिंड्रेंस क्रिएट किया था, लार्ज हिंड्रेंस क्रिएट किया था। अब ये R O के साथ आ गया तो ये लिटिल हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यस, जैसे ये R है, ये पूरा ग्रुप क्या है बेटा, ये पूरी की पूरी ग्रुप R है। अब ये टेट्राहाइड्रली अरेंज है तो ये G को इफेक्ट करेगा, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। अब ये O कैसे लग गया, अभी जैसे मैंने OH बतलाया, तो ये O R, तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर टेट्राहाइड्रली अरेंज हो जाएंगे और R कहां चला जाएगा, इससे, इस ग्रुप से दूर चला जाएगा। अब डिस्टेंस बढ़ गई, बड़ा ग्रुप है लेकिन बड़े दूर से जाके बैठे हुए हैं तो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम क्रिएट होगा, इसलिए OR लिटिल हिंड्रेंस में आता है। NH2 NR2 बेटा, ये NR2 जो है वह लार्ज हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, लेकिन अगर उस R की जगह पे H लगा हो अमोनिया तो वह लिटिल हिंड्रेंस क्रिएट करता है। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का होता है, 2 मात्र सेल्स हैं इसमें, छोटी साइज है, लिटिल हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, छोटी साइज है, लिटिल हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ठीक बेटा।